तसंच तुमच्या सर्वांचे लाडके दिग्दर्शक श्री आशुतोष गोवारीकर यांना मी विनंती करतो की त्यांनी सुद्धा व्यासपीठावरती यावं. अरे मोबाईल खाली कर ना यार, ये मोबाईल माननीय श्री राजसाहेब ठाकरे, माननीय श्री रितेशजी देशमुख, सलीम साहेब, जावेद अख्तर साहेब, आशुतोष गोवारीकर या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. आणि आपण ज्या क्षणाची आतुरतेने वाट पाहत आहोत, या वर्षीच्या या दीपोत्सवाचं आता थोड्याच क्षणात उद्घाटन होईल. मी विनंती करतो माननीय श्री राजसाहेब ठाकरे यांना की त्यांनी माननीय श्री सलीम साहेब आणि जावेद साहेब यांना आमंत्रित करावं आणि हा दीपोत्सव उद्घाटन करण्याची विनंती करावी. या वर्षीच्या या दीपोत्सवाचं आता उद्घाटन होत आहे. माननीय श्री सलीम जावेद यांच्या हस्ते, सोबत आहेत माननीय श्री रितेशजी देशमुख, आशुतोष गोवारीकर. शिवाजी पार्क हा सारा सुंदर धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. या दीपोत्सवाचं आता उद्घाटन झालेलं आहे. आता मी विनंती करतो माननीय निमंत्रित पाहुण्यांचं आपण स्वागत करूया. मी सौ शर्मिला वहिनी ठाकरे आणि राजसाहेब ठाकरे यांना विनंती करतो की त्यांनी सर्वप्रथम माननीय श्री सलीम जावेद यांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावं. सलीम साहेब आणि जावेद साहेब यांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करतायत सौ शर्मिला ठाकरे आणि श्री राजसाहेब ठाकरे. आपण सगळ्यांनीच ज्यांना गेली कित्येक वर्ष त्यांचं काम त्यांच्या सिनेमातून पाहिलेलं आहे ते सलीम साहेब आणि जावेद साहेब. डॉन, शोले, शान, सीता और गीता, मिस्टर इंडिया, मजबूर, शक्ती, क्रांती, दीवार, त्रिशूल यासारख्या अनेक चित्रपटांचे सिद्धहस्त लेखक, पटकथाकार श्री सलीम खान यांचं मनपूर्वक स्वागत. थोडा मोबाईल नीचे ना. आणि त्यांच्याबरोबर ज्यांनी हे कित्येक चित्रपट यशस्वी लिहिण्यामध्ये हातभार लावला होता ते माननीय श्री जावेद अख्तर यांचंही मनापासून स्वागत. या जोडगोळीने 25च्या आसपास चित्रपट लिहिले आणि जवळजवळ सर्व चित्रपट हे सुपरहिट ठरले. असं रेकॉर्ड खूप कमी लोकांच्या वाट्याला येतं. असे हे दोन दिग्गज आजच्या या कार्यक्रमाला आपल्याला उद्घाटक म्हणून लाभलेत, प्रमुख पाहुणे म्हणून लाभलेत. त्यांचं मनापासून स्वागत. यानंतर आज या कार्यक्रमासाठी विशेष उपस्थिती ज्यांनी इथे लावलेली आहे ते म्हणजे तुमच्या सगळ्यांचे लाडके कलाकार माननीय श्री रितेशजी देशमुख, त्यांचंही मनापासून स्वागत. आणि सुप्रसिद्ध दिग्दर्शक श्री आशुतोष गोवारीकर हेही इथे खास उपस्थित आहेत, त्यांचंही मनापासून स्वागत. यानंतर मी विनंती करतो आपल्या सर्वांचे लाडके आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष श्री राज ठाकरे यांना की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. नमस्कार. आज हे आपलं दीपोत्सवाचं 11वं वर्ष. अनेकांना पटलं पण नाही, वाटलं पण नाही की 11 वर्ष झाली आहे दीपोत्सव सुरू करून. मला आजही आठवते की तो दिवस कधी विसरणार नाही, जेव्हा मी माझ्या घरामध्ये बसलो होतो 12 वर्षापूर्वी आणि हे संपूर्ण शिवाजी पार्क मैदान मला सुनसान काळोख असं मला सगळं दिसत होतं परिसर.
आणि मला असं वाटलं की अरे दिवाळीचे दिवस आहेत, शिवाजी पार्क मैदान असं सुनसान असं दिसून कसं चालेल. आणि मला असं वाटलं की बाबा याच्यातनं आपण एक दीपोत्सव सुरू करावा, सगळीकडे लाईट लावावेत, लोक वाटू देत की दिवाळी आहे. आणि यातनं आज हा 11वं वर्ष पूर्ण या गोष्टीला होत आहेत. या दीपोत्सवाला याच्या अगोदर सचिन तेंडुलकर येऊन गेले, आशाताई येऊन गेले, अनेक मान्यवर येऊन गेले, मराठी अनेक कलावंत येऊन गेले. ते आज खास आभार मानणार आहे मी सलीम साहेबांचे आणि जावेद साहेबांचे. जेव्हा मी त्यांना सांगितलं की अशा प्रकारचा दीपोत्सवाचा कार्यक्रम आहे, जावेद साहेबांना सांगितलं, म्हटलं मी सलीम साहेबांना विचारणार आहे. ते बोलले जरूर विचारा, मी येणार. सलीम साहेबांना विचारलं, मी जावेद साहेब येत आहेत म्हणालेत, ते बोलले मी येणार. आणि आज खूप वर्षानंतर सलीम जावेद ही एक ब्लॉकबस्टर जोडी आज आपल्याला इथे सर्वांसमोर उपस्थित झाली दिसते. मी खास आभार मानीन या दोघांचे, त्याचबरोबर माझे मित्र रितेश देशमुख यांचे. मी काल त्यांना विचारलं, मी म्हटलं रितेश, म्हटलं प्लीज व्यासपीठावरती येऊन सलीम साहेब आणि जावेद साहेबांना काही प्रश्न विचारणार का. ते बोलले जरूर, नक्की विचारणार. आणि आज इथे माझे मित्र आशुतोष गोवारीकर इथे आलेले आहेत. खरं तर ते उद्या पण आहेत, पण आज सलीम साहेब आणि जावेद साहेब यांच्या प्रेमाखातर ते आज पण इथे आज उपस्थित राहिलेले आहेत. मी त्यांचे पण आभार मानतो. सलीम साहेब, जावेद साहब, बहुत आभारी हूँ, आप दोनों ने यहाँ पे आके हमें वक्त दिया, इस दिवाली की शुरुआत की. और सभी लोग खुश हैं, बहुत सारे लोग टेलीविजन चैनल पे देख रहे हैं. और ज़्यादा मैं कोई बात नहीं करूँगा. मी ज्यावेळेला त्यांना जावेद साहेबांना मला मी सांगितलं दिवाळीला यायचं, त्याला मला बोला, उन्होंने मला त्यांनी विचारलं की फोन केला, मला राजी क्या करना क्या है. मैंने मतलब कुछ नहीं सर, आके सर एक बटन दबाना है जिससे पूरा एरिया लीटअप हो जाएगा. अच्छा तो आप मुझे बिना बोले भेज देंगे. मतलब नहीं, बिना बोले कैसे भेज देंगे, बोलना तो पड़ेगा. तो बोले हाँ, तो फिर ठीक है. बोले आके बात करूंगा फिर निकलूंगा, बिना बात किया है मैं निकलूंगा नहीं. मी जावेद साहेबांना मी विनंती करतो की आपण आपलं मनोगत लोकांसमोर आप लोगों के सामने बात कीजिए. हेलो, आवाज आता. माननीय राज ठाकरे साहब, आता तुम्ही इथं पण नाही, स्पीकरवर बोल बोला. आशुतोष जी, तुम्ही कुठे आहे? रितेश जी, भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले तो अपना शुक्रिया आभार प्रकट करना चाहूँगा कि ये मान, ये सम्मान हमें राज ठाकरे साहब ने दिया. कुछ बातें जरा थोड़ी सी खुल के कहनी चाहिए, तभी मजा आता है. अब बहुत से लोग हैरान भी होंगे कि राज ठाकरे साहब को और कोई नहीं मिला था सलीम जावेद के अलावा. और कुछ लोगों को यह भी अचरज होगा कि भाई जावेद ये तो अपने आप को नास्तिक कहते हैं, एथीस्ट कहते हैं, ये धार्मिक त्योहार में क्या करते हैं, ये कैसे पहुंचे. अब उसकी एक थोड़ी सी दो वजह हैं. एक वजह तो ये है, ये तो खैर हमारे बहुत गहरे दोस्त हैं राज ठाकरे साहब, लेकिन राज ठाकरे साहब तो अपने दुश्मन को भी इनवाइट करें तो इनकार तो नहीं कर पाए, है ना. तो दोस्त है. और दूसरी बात ये है कि मैं सगळ्यांनी वायकेबल लावलं नाही. श्री राम या सीता जी को सिर्फ हिंदुओं का धरोहर नहीं समझता. इस देश के हर वासी का, हर आदमी जो इस धरती पर पैदा हुआ है, जो अपने को हिंदुस्तानी कहता है, रामायण उसका संस्कृत धरोहर है. वो हिंदुस्तानी कैसा होगा जो नहीं जानता है रामायण के बारे में या महाभारत के बारे में. ये तो हमारा इतिहास है, ये तो हमारी संस्कृति है, ये हमारी पहचान है. ये वो चीज है जिस पे हम जितना भी गर्व करें कम है.
इसका कुछ लोगों का धार्मिक आस्था है, उससे बहुत लोगों की है, लेकिन मेरे जैसे जो नास्तिक है उनके लिए भी ये गर्व का सामान है कि मैं उस देश में पैदा हुआ हूं जो रामचंद्र का और सीता का देश। स्वदेश में मेरा एक अजीब, यहाँ बैठे बहुत अच्छी बात है कि सामने मेरे बैठे हैं गवाह साक्षी। एक पिक्चर हम लोग बना रहे थे, डायरेक्टर ये थे, मैं उसका सॉन्ग राइटर था। मुझे एक मैसेज आई, ये बाई जो है अपना महाबलेश्वर से आगे, जहाँ नाना साहब की एक बड़ी ज़बरदस्त हवेली भी है, वहाँ ये शूटिंग कर रहे थे। मुझे मैसेज आई कि आप कल आ जाइए, बहुत ज़रूरी काम है। खैर मैं पूना फ्लाई करके गया, वहाँ प्रोडक्शन की गाड़ी थी, वो मुझे भाई ले गई। वहाँ शूटिंग दिन में चल रही थी, तो मैं इनके साथ बैठा अपना शूटिंग के मज़े लेता रहा। फिर शाम को जब हम होटल में गए, नहाए वाए, तो मेरे कमरे में आए महाबलेश्वर में। कहने क्या है कि रहमान म्यूजिक डायरेक्टर जो है वो 3 महीने के लिए बाहर जा रहा है, इसलिए कि उसे कोई इंग्लिश प्ले में म्यूजिक देनी है और मुझे गाना चाहिए, इसी गांव में शूट करना है। तो रहमान कल आएगा और कल रात एक रूम को हमने स्टूडियो बना दिया है, वहां वो रिकॉर्ड करेगा और सिंगर भी आ रही है। तो मुझे गाना लिखने में 1.5 से 2 घंटा लगता है। मैंने कहा ठीक है, कर लेंगे, कल शाम में करना है ना, कर देंगे। क्या सिचुएशन क्या है? अब जब उन्होंने मुझे सिचुएशन बताई तो मेरे हाथों के चाहते उड़ के महाबलेश्वर की सबसे ऊंची पहाड़ी पे बैठ गए। इन्होंने बताया क्या है कि गांव में रामलीला हो रही है और उसमें सीता जी अशोक वाटिका में है और वो आता है रावण, और रावण आके कहता है कि सीता ऐसा क्या गुण है राम में जो तुम इतनी उनकी पूजा करती हो? तो वो जवाब देती है। तो फिर वो कहता है अच्छा ऐसे ही है तो यहाँ क्यों नहीं आए तुम्हें बचाने? तो फिर वो जवाब दे, ये हैगा ना। मैंने कहा आपने मेरे मर्डर का परफेक्ट अरेंजमेंट कर दिया है कि ये आस्था का मामला है भाई, ये इसमें कोई उल्टी सीधी बात नहीं कर सकता। एक गलती हो जाए तो कितने लोग बिगड़ जाए। नहीं नहीं आप कर लेंगे, आपको मैं जानता हूं आप कर लेंगे। मुझे बिल्कुल मालूम था मैं नहीं कर सकता। मैं रात को आमतौर से 1:30-2 बजे सोता हूं, लिखता भी रात को हूं, पढ़ता भी रात को। मुझे इतना डर लगा कि मैं 9 बजे सो गया। सुबह 6 बजे मेरी आंख खुली तो सामने कैसेट प्लेयर रखा है, कैसेट रखा है, कलम और कागज रखा है। मैं डर के देखा उसे, तो मैंने सोचा क्या करता हूँ, 2-3 लाइनें लिख देता हूँ और फिर दिखा दूंगा इन्हें, आशुतोष जी को, कि देखिए ये मैंने कोशिश की थी, नहीं हुआ भाई। तो मैं 6-6:30 बजे बैठ गया लिखने। जब मुझे होश आया तो 8 बज चुके थे और मैंने वो गीत पूरा लिख लिया था। तो मैंने सुनाया उन लोगों को, इन्हें बड़ा पसंद आया। मुझे भी समझ में नहीं आया मैंने कैसे लिख लिया, लेकिन अचरज की बात आगे है। जब वो म्यूजिक रिलीज हुई तो एक इन्होंने बड़ा फंक्शन रखा, उसमें कुछ बड़े ज्ञानी लोग आए, बड़े विद्वान लोग आए, और एक आदमी ने मुझसे कहा कि साहब आपने कमाल कर दिया, रामचरितमानस में जो लिखा गया है जिस तरह से, आपने उसको कैसे इस्तेमाल करके गाना बना लिया। मैंने कहा कि उसमें ये आर्ग्यूमेंट उसमें है। कहले हाँ यही तो है आर्ग्यूमेंट जो आपने डाले हैं गाने में। अब मैं आज तक नहीं जानता हूं कि क्या मैंने अपने बचपन में, लखनऊ में था तो रामलीला कृष्ण लीला होती रहती थी, बहुत बार देखी थी, 5 साल 6 साल 7 साल की उम्र में। तो क्या कोई ऐसी चीज थी जो मेरे कान में जाके मेरे सबकॉन्शियस में कहीं पड़ी हुई थी और वो मारे डर के बाहर निकल आई, या ये कि यही एक सही तरीका था लिखने का? तो चाहे तुलसीदास जी लिखे या कोई, अगर सही रास्ता पकड़ना है तो यही है। मुझे मालूम है ये कैसे हुआ, लेकिन ये हो गया और वो बड़ा लोगों ने पसंद किया और बड़ा चला। तो मैं एक अजीब सा संबंध अपना फील करता हूं। ये हमारे संस्कृति में और भी डेटीज हैं, कृष्ण जी की बड़ी महिमा है, लेकिन जब हम आइडियल मर्यादा पुरुषोत्तम और आइडियल वाइफ की बात करते हैं, पत्नी की, तो फिर राम और सीता ही ध्यान में आते। एक अध्यात्म रामायण 15वीं सदी में, समझिए 100-125 साल पहले रामचरितमानस से लिखी गई थी। उसमें एक दृश्य है कि जहां सीता जी को रामचंद्र जी कहते हैं कि तुम मेरे साथ क्यों चल रही हो, कहां तुम जंगल में जाओगी, तुम यहां रहो, मैं आ जाऊंगा।
और वो कहती है कि नहीं हो नहीं सकता है, राम कथा बिना सीता के पूरी नहीं हो सकती, मैं तो साथ ही जाऊंगा। ये उनका प्रेम ऐसा था। और फिर एक सीन जो रामचरितमानस में है, मैं उसका आपको अनुवाद सुनाऊंगा। तो वैसे शुरू तो होता है जहां से रघुपति कर संदेव सुन जननी धरी धीर, उस तही कपि गदगद भयो भरे बिलोचन नीर। कि जब आंखों में आंसू भर के हनुमान जी ने वो जो संदेशा भेजा था सीता जी को, वो सुनाया। ये क्या पोएटिक, क्या खूबसूरत संदेशा है उसका मैं जो भी टूटा फूटा ट्रांसलेशन कर चुका हूं, किया है मैंने, वो सुनाता हूं आपको। कि श्री राम कहते हैं, तुम्हारे बिना तो दुनिया के हर पदार्थ, हर चीज मेरे विरुद्ध हो गई है। पेड़ों पे नए और कोमल पत्ते निकलते हैं तो आग की लपटों जैसे, हर रात मौत की रात लगती है, चांद सूरज की तरह जलता हुआ, कमल के फूलों के बन, कमल के फूलों के बन नेक भालों के जंगल बन गए हैं। बादल जैसे खौलता हुआ तेल बरसाते हैं, हवा का झोंका सांप की जहरीली फुनकार लगता है। पर कैसे कहूं, किससे कहूं कि तेरे मेरे प्रेम को तो मेरा ही मन जानता है। सुनत प्रेम को ममम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। ये प्रेम है, ये रिश्ता है इनका कि एक हर हाल में जंगल में जाने को तैयार है बरसों के लिए। दूसरा कहता है कि तो दुनिया तुम चली गई हो तो पूरी दुनिया मुझे अपने खिलाफ लगती है। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। हम बचपन में सुनते आए थे कि वो बड़े सोफिस्टिकेटेड बड़े लोग होते होंगे जो गुड मॉर्निंग बोलते थे, वरना आम आदमी जो सड़क पे चल रहा होता था, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। तो इन दोनों को अलग सोचना जो है वो पाप है। ये तो मोहब्बत की, एकता की, गिरस्त जीवन की बेहतरीन मिसाल है। जय सिया राम। सिया और राम को अलग सिर्फ एक नहीं किया था, उसका नाम था रावण। और जो अलग करे वो रावण। तो आज आप मेरे साथ 3 बार नारा लगाएंगे, जय सिया राम। बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आज से जय सिया राम ही कहिएगा। धन्यवाद जावेद साहेब. आपण या दोघांची मुलाखत नंतर ऐकणार आहोतच, परंतु त्यांचं मनोगत ऐकणं हे सुद्धा एक आपलं सौभाग्य असतं. यानंतर मी विनंती करतो माननीय श्री सलीम खान साहेब यांना की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से. मैं कुछ बोलना तो चाह रहा था मगर मैं कुछ लिख के लाया था और वो मैं रास्ते में ढूंढ रहा था कहाँ गया किधर चला गया, सबसे पूछा, गाड़ी में भी देखा कि नहीं मिला. अब जब इनकी स्पीच मिली तो पता लगा कि उन्होंने अच्छा सब आगे भेज दिया. एक एक वर्ड अब मिल गया, घर मिल तो गया, घर में ही है. अब आप समझ सकते हो बाकी तो सारी स्टोरी कैसे हुई है. धन्यवाद. आता आपल्याला कळलं असेल की या दोघांची जोडी ब्लॉकबस्टर काय आहे, दोघांमध्ये किती एकमेकांमध्ये जोडी बनलेली आहे. यानंतर मी विनंती करतो रितेश देशमुख यांना की त्यांनी या दोघांशी संवाद साधावा. आणि विनंती आहे माननीय श्री राजसाहेब ठाकरे यांना सुद्धा, कारण त्यांनाही काही प्रश्न मनात असतील तर ते त्यांनी विचारावेत. कारण आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की ते जसे जनतेचा विचार करणारे नेते आहेत तसे अभिनेत्यांचा विचार करणारे सुद्धा एक कलाकार आहेत. मी त्यांनाही विनंती करेन की त्यांनी एखाद दुसरा प्रश्न विचारावा. मी रितेश देशमुख यांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या ताब्यात सूत्र घ्यावीत पुढची. धन्यवाद. सर्वांना नमस्कार. दीपोत्सवाच्या हा 11 वर्ष आहे. मनसे आणि सर्व कार्यकर्त्यांचा खरंच खूप खूप त्यांना शुभेच्छा.
की एवढं सुंदर असा हा दीपोत्सव इथं आपण आज साजरा करतोय. आमचे मित्र राज ठाकरेजी यांचं खरंच मी खूप आभारी आहे की त्यांच्यामुळे मला आज ही संधी प्राप्त होते की मी आज जी ज्यांना आपण ब्लॉकबस्टर जोडी असं म्हणतो त्यांना काही प्रश्न विचारायचे म्हणजे मला तुम्ही संधी दिली त्याबद्दल खूप खूप आभार. यहाँ बैठे हुए जो हमारे सबसे आइकॉनिक जोड़ी हैं सलीम साहब, जावेद साहब, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके बाजू में बैठकर आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूं. और सलीम साहब, जावेद साहब, हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पर सबको सब कुछ होना है. यानी जो एक्टर है उसे डायरेक्टर होना है, जो डायरेक्टर है उसे प्रोड्यूसर होना है, जो प्रोड्यूसर है उसे म्यूजिक करना है. हमको सब कुछ करना है. लेकिन आप दोनों आइकॉनिक राइटर्स हैं, स्टोरी, स्क्रीन पे, डायलॉग्स. आप दोनों ने सिर्फ यही पकड़ा. आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि हमें भी आगे जाकर स्क्रिप्ट डायरेक्ट करनी चाहिए? क्योंकि जब भी आप स्क्रिप्ट लिखते थे इतने डिटेल में आप लिखते थे कि किसी भी डायरेक्टर को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती थी. उसी में लिखा होता था कि कैमरा कहां पर रखा गया है. यहां तक कि एक्टर दाएं हाथ से फोन उठाएगा या बाएं हाथ से फोन उठाएगा यह भी लिखा होता था. तो इतनी सारे डिटेल में आप जब लिखते थे तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि एक फिल्म डायरेक्ट करनी चाहिए? सलीम साहब, वॉल्यूम माइक. ये जरूरत जब पड़ती है कि जब आपने जो लिखा है वो स्क्रीन पे दिखे ना, कि जब लिखा कोई स्टार्ट आया, जब अगर ये डायरेक्टर जो है वो जस्टिस देता है, जो स्क्रिप्ट लिखी है वो एग्जैक्टली वैसी के वैसी जो हमने सोचा है वो विजुअली वैसे होता है, तो उसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी. और कभी ऐसा मौका भी आया हो तो वो फिल्म को छोड़ दिया है, मगर वो नौबत नहीं आई कभी. जावेद साहब, आपको कभी ऐसा लगा कि डायरेक्ट करना चाहिए? या देखिए, मैं तो फिल्म इंडस्ट्री में सोच के आया था कि मैं डायरेक्टर बनूंगा, असिस्टेंट डायरेक्टर होऊंगा या तो गुरुदत्त जी का या राज कपूर साहब का, और 3-4 साल में सब सीख जाऊंगा और चौथे साल डायरेक्टर बन जाऊंगा. लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं. और हुआ ये कि मैंने जहां भी काम किया वहां मुझे हर एक ने कहा कि तुम राइटर बनो, इसलिए कि कभी कोई सीन वीन ठीक करना होता कुछ हो तो मैं अपनी खिदमत पेश कर देता था. सलीम साहब से भी मेरी मुलाकात जिस फिल्म में हुई उसका नाम था सरहदी लुटेरा. उसमें सलीम साहब रोमांटिक लीड कर रहे थे, मैं असिस्टेंट था और डायलॉग राइटर था. तो सलीम साहब ने भी, इनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है मुझ पर हमेशा, और इन्होंने भी मुझे हमेशा कहा कि तुम राइटर हो और राइटर बनो. तो तब तो ये ख्याल नहीं था कि हम दोनों एक साथ काम करेंगे, वो तो उनकी अलग ओपिनियन थी जो मुझे बहुत सीरियसली मैंने ली, बिकॉज आई कंसिडर हिम अ वेरी वाइज पर्सन. तो उसके बाद देखिए किस्मत का ऐसा हुआ लिखा कि हम साथ में ही काम करने लगे. अब जब काम कर रहे थे तो काम इतना सही हो रहा था कि फिर कोई दूसरा ख्याल आया नहीं. वो आपने कहा हम आगे बढ़े. आगे का चक्कर ये कि जो आगे की जगह थी वो तो खुद हमारे पास आती थी, हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी. तो फिर हम खुश रहे और अच्छा काम किया, जितना भी किया, जितने बरस भी किया, तो वो बड़ा अच्छा काम रहा. और सभी लोग ये भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जब फिल्में बनती थी, जब वहां के जो सुपरस्टार्स होते थे वो 15 लाख रुपए चार्ज करते थे एज ए फी. और आप क्या इनकम टैक्स में फंसवाने वाले हैं हमें? क्या रहा क्या? नहीं, उनके बताइए क्या पसंद करेंगे आप, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स? क्या चाहेंगे आप? आए मैं सिर्फ यही पूछना चाहता हूँ ये 15 लाख क्या है? हमें तो पता नहीं है, इसके पैसे हमने कभी देखे नहीं. आपकी नीयत ठीक नहीं लग रही है, आपकी नीयत ठीक नहीं लग रही है. आप अंदर करवाना चाहते हो. आप गरीब राइटर्स का मजाक उड़ा रहे हैं. मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ आप अंदर करवाना चाहते हो कि जिस दौर में सुपरस्टार्स को 15 लाख मिलते थे उसी फिल्म के लिए सलीम जावेद साहब को 25 लाख रुपए मिलते थे. ये जो दौर राइटर्स का था. ऐसा कुछ नहीं है, इनकी मोहब्बत है, समझा. आप ये हमारी फाइलें खुलवाना चाह रहे हैं, वो होगा नहीं. और हमें कभी नहीं मिले ऐसे. गलत बात. न सिर्फ ये कि ये सही नहीं है, ये काश ये सही होता, लेकिन है नहीं. लेकिन ऐसा भी है आप ही के दौर रेम्यूनरेशन एक्टर बहुत कम पैसे लेते होंगे उस जमाने में.
लेकिन अगर आपसे पूछेंगे आज के दौर में एक्टर्स को अगर एक आपको सलाह देनी हो तो क्या होगी वो? राइटर्स को, सॉरी राइटर्स को सलाह देनी बहुत कम एक्टिंग कर रहे हैं। और राइटर्स को सलाह देनी सर? ये चार्ली चैपलिन का स्टेटमेंट है जी कि एक्टर को बहुत कम उसको एक्टिंग करना चाहिए। जो फ्रिवलेस हाथ घुमाता है, रखता है, बातें करता है, कोई बहुत कम करना चाहिए एक्टिंग। इसको नॉर्मल रहना चाहिए। और ऐसे एक्टर हैं हमारे यहाँ, मोतीलाल जी थे, अशोक कुमार साहब थे, जी कुमार थे, जिन्होंने बिल्कुल नॉर्मल एक्टिंग की है जी। जैसे कि नॉर्मल की तरह कोई ड्रामेटिक नहीं किया है, कोई चिल्लाना नहीं, कुछ नहीं, जस्ट नॉर्मल की, कम से कम एक्टिंग करिए। सर राइटर्स मेरा ऐसा ख्याल है कि इस दौर में एक बात हो गई है, लाइफ का टेम्पो बहुत बढ़ गया है, हर चीज जल्दी होती है। पहले आप एक पत्र लिखते थे, 3 दिन में पहुंचता था, फिर 2 दिन वो आदमी सोचता था जवाब क्या दूं, फिर 3 दिन में आता था, तो 8-9 दिन का किस्सा होता था एक एक्सचेंज ऑफ लेटर। आज आपके पास मोबाइल है, आप 1 सेकंड में उस इंसान को कांटेक्ट करके बात कर लेते हैं। हर चीज तेज हो गई है, हर चीज जल्दी होती है। तो होता क्या है कि हम सफलता भी जल्दी चाहते हैं, उसमें टाइम लगे ये हमें फुर्सत नहीं है। तो जो तैयारी पहले होती थी, वो चाहे लता जी की हो, चाहे वो आशा जी की हो, चाहे रफी साहब की हो, और चाहे बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स की हो, बड़े राइटर्स, जो राइटर्स थे पहले दौर में वो बहुत पढ़े हुए लोग थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने 4 फिल्में देख ली थी और 2 नॉवेल पढ़ ली थी और राइटर बन गए थे। उनकी बरसों की पढ़ाई थी उनके पीछे, वो जानते थे जबान भी, प्लॉट भी, कैसे कैरेक्टर बनता है, कैसे उसका एक्सप्रेशन बनता है, कौन सा कैरेक्टर क्या भाषा यूज करेगा, कहानी क्लाइमेक्स की तरफ कैसे जाएगी। इसलिए कि उन्होंने क्लासिकल लिटरेचर, लाइट लिटरेचर, पॉपुलर लिटरेचर, नॉट सो पॉपुलर लिटरेचर, हर तरह का पढ़ा होता। तैयारी चाहिए। आजकल हर काम में तैयारी कम हो गई है, जल्दी होती है कि जल्दी से सब कुछ हो जाए। आपके वोकल कॉर्ड ठीक है तो आप सिंगर बन जाएंगे, मगर भाई इन लोगों ने तो, हमारी लता जी ने, आशा जी ने, जो कि मतलब सरस्वती साक्षात थी लता जी, बरसों घंटों रियाज किया, बरसों, और इस उम्र में भी वो रियाज करती थी। तो रियाज जो है वो बहुत जरूरी है हर काम में। एक नौजवान शायर ने शेर कहा है, मैं आपको सुनाता हूं। रियाजत यानी वही रियाज, प्रैक्टिस, मेहनत, लगन। ये नहीं देखते कितनी है रियाजत किसकी, ये नहीं देखते कितनी है रियाजत किसकी, लोग आसान समझ लेते हैं आसानी को। ये आसानी ऐसे नहीं आती, इसके पीछे बरसों की लगन होती है, तपस्या होती है। उस तपस्या के लिए तैयार नहीं है लोग, वो चाहे एक्टर हो कि डायरेक्टर हो कि राइटर हो, जल्दी चाहिए, आसानी से चाहिए। ये दुख की बात है। सलीम साहब, जावेद साहब, आप दोनों ने इतने सलीम साहब, आप इतने सारे स्टार्स के साथ आपने काम किया, लेकिन आपके हिसाब से सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन था? अलग अलग फिल्मों में अलग अलग लोगों ने काम बहुत अच्छे अच्छे किए हैं जी, इसमें कोई शक नहीं है। एक्टर्स बहुत अच्छे अच्छे थे। दिलीप साहब ने बहुत अच्छा काम किया, राज साहब ने बहुत अच्छा किया है, दादा मुनि बहुत अच्छा एक्टर थे, अपने मोतीलाल जी बहुत बहुत ग्रेट एक्टर थे, ऑल दीज पीपल। तो ये कंपेयर करना ज़रा बहुत मुश्किल है, बट देयर हैव बीन ग्रेट एक्टर्स, ये बहुत अच्छे अच्छे रोल किए उन्होंने सबने। जावेद साहब, सुपरस्टार की परिभाषा क्या है? पहले क्या थी, आज क्या है? देखिए, सुपरस्टार वाला ये सब तो ये मीडिया बनाता है, पब्लिसिटी बनाती है, वो सब इम्पोर्टेंट बात नहीं। जो काम कर रहा है आदमी सुपरस्टारडम थोड़ी कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है। हम एक्टिंग की बात करें तो बेहतर है, काम की बात करें। सुपरस्टारडम तो उसका रिजल्ट हो सकता है, उसकी परछाई हो सकती है। तो हम पहले मूर्ति की बात करें, परछाई की बात क्यों कर रहे हैं? पहली बात यह है कि हर दौर में बहुत अच्छे एक्टर हुए हैं, और दिलीप साहब की हम इसलिए आदर करेंगे और करते हैं कि उन जैसा एक्टर उनसे पहले नहीं था। उन्होंने एक नया अंदाज जो कि बिल्कुल ओरिजिनल था दिया। मैं उनके मां क्लोज सेकंड मांगता हूं अमिताभ बच्चन को।
क्लोज सेकंड इसलिए कि वो दिलीप कुमार के बाद जन्म लिया, उन्होंने कर भी नहीं सकते थे कुछ, भाई सही बात में होंगे भाई। तो कहीं जहां उन्होंने बहुतों से सीखा, दिलीप साहब से भी सीखा, और ये बात जो है मैं कोई सीक्रेट आपको नहीं बता रहा हूं, ये खुद उन्होंने बहुत बार कहा है, और उनके मन में दिलीप कुमार के लिए बड़ी इज्जत रही है हमेशा। तो ये दो एक्टर जो हैं, उसके अलावा बलराज साहनी बहुत बड़े एक्टर थे। कमाल ये है कि उन्हें अपनी पूरी जिंदगी में एक्टिंग का एक भी अवार्ड नहीं मिला। मोतीलाल जी बहुत अच्छे एक्टर, मगर एक बात, हम किसी चीज में आगे बढ़ गए हों कि पीछे हट गए। मैं आजकल ओटीटी देखता हूं तो मैं हैरान हो जाता हूं, ऐसा टैलेंट तो देखा नहीं था। ये आज के लड़के लड़कियां जो एक्टिंग कर रहे हैं वो कमाल का काम कर रहे हैं। उन्होंने एक्टिंग की परिभाषा ही बदल दी है। इतनी रियलिस्टिक एक्टिंग कभी नहीं थी जितनी आज हमें ओटीटी पे देखने को मिलती है। तो इस मामले में हम, मुझे ऐसा लगता है, 2 कदम आगे ही बढ़े। सलीम ओटी में काम करते सबने ताली बजाई। सलीम साहब, जब हम लिखने की बात करते हैं तो फ्रीडम की भी बात करते हैं कि लिखने वक्त किस फ्रीडम कितना मिलता है टू राइट। क्या आपने कभी आपके दौर में ऐसी झिझक थी कि आपको फ्रीडम नहीं मिला, या आपने वही लिखा जो आपको सही लगा? ये तो हर जगह से ये लिमिटेशन जो है, आप गाड़ी चलाते हैं तो उसके अंदर भी है कि जितनी स्पीड से ऊपर नहीं चलाएंगे, आप हर चीज़ में ही है। आपको डॉक्टर कहता है कि इससे ज़्यादा नहीं खाएंगे। ऐसे ही राइटिंग के अंदर भी कि फ्रीडम इतनी है कि कोई हमारी, फॉर एग्जाम्पल, हमारी फिल्मों में किसी में भी कोई गाली गुजला का कभी कुछ किसी में भी नहीं थी। बल्कि जब मैं वॉक पर जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि हम अपने बच्चों को आपकी फिल्म दिखाते हैं, इसलिए जो गंदी बातें नहीं होती हैं, कोई गाली कुछ नहीं होती, उसमें बहुत ही क्लीन फिल्में होती हैं। तो ये जो फिल्म है, गालियाँ जो है की जाती हैं, गालियाँ दी जाती हैं, वो बेवकूफ़ी की, वो उसको अगर आपको परिक्रम कहो तो बेवकूफ़ी की बात है। अब मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। आप लोग ने सबने सुना होगा जो मैं अभी बोलने वाला हूं। भैया आजकल ऐसी पिक्चरें बनती है, फैमिली के साथ तो देख नहीं सकते। सुना है? अकेले देख सकते हो? वाह, कमाल के आदमी हो तब तक। तो फिर फैमिली वाले भी अकेले अकेले देख लेंगे, है ना? अरे भाई, अगर कोई चीज बुरी है तो बुरी है, वो चाहे तुम अकेले देखो या फैमिली के साथ देखो। तो फैमिली के साथ तो देख नहीं सकते, बल्कि पिक्चरें मैं अकेले ही देखता हूं। अरे ये क्या बात। लेकिन ठीक है, जिस तरह के इन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कही है, वो कहीं कम तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। मैं तो कई बार कह चुका हूं, आज फिर आपको बताता हूं। शोले आज हम लिख रहे होते तो वो सीन जिसमें वो मंदिर में जाती है और वो पीछे धर्मेंद्र जी खड़े होते, ये सीन मैं नहीं लिखता और ये भी नहीं लिखते। आज इस पे तमाशा हो जाए, लेकिन उस वक्त ये अकेली नहीं थी, और भी एक संजोग थी, संजोग फिल्म थी जिसमें ओम प्रकाश जी ने पूरा कृष्ण सुदामा की कहानी फिल्मी गानों में सुनाई थी। आज सुना के देखो तो कहीं सोसाइटी में, अब कोई बुरा माने तो प्रूव करेगा मेरा पॉइंट, कि इंटॉलरेंस बढ़ गया है, अच्छी बात नहीं है। और एक खास तौर से बताऊं, कुछ लोग होते हैं जिनमें तो हमेशा से इंटॉलरेंस था, हिंदू ऐसे नहीं थे। हिंदुओं की खूबी यह है कि उनमें एक विस्तार और उनका दिल में एक विशालता हो रही है हमेशा। वो आप खत्म कर देंगे तो आप भी दूसरों जैसे हो जाएंगे, ये याद रखिएगा, वो मत कीजिएगा। वो आप लोगों का वो जो जीने का अंदाज है, उसे तो हमने सीखा, वो आप ही छोड़ देंगे क्या? वो नहीं चलेगा। आप एक बात देखिए कि यहां हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, अभी तो है, देखते हैं आगे, और यहां से लेकर मेडिटेरियन कोस्ट तक डेमोक्रेसी नहीं है। क्यों नहीं है और यहां क्यों है? यहां हजारों साल हमने ये बात मानी है कि एक आदमी ये भी सोच सकता है, एक इंसान वो भी सोच सकता है, एक ये भी कर सकता है, एक वो भी कर सकता है। तुम क्या करोगे कि हिंदू नहीं रहोगे? मूर्ति पूजा करोगे तो हिंदू हो, मूर्ति पूजा नहीं करोगे तो हिंदू हो, एक ईश्वर को मांगो तो हिंदू है, 25 करोड़ को मानोगे तो हिंदू है, किसी को नहीं मानोगे तो भी हिंदू हो। ये हिंदू कल्चर है, ये संस्कृति है, और इसी ने हमको डेमोक्रेटिक एटीट्यूड सिखाए। इसीलिए इस देश में डेमोक्रेसी है।
ये सोचना कि हम सही हैं और सब गलत है, ये हिंदू का काम नहीं है, और जो आपको सिखाए वो गलत है। वाह। सलीम साहब, जब आप फिल्म लिखते थे, स्क्रिप्ट एक बार आप लॉक कर देते थे, उसके बाद क्या डायरेक्टर्स एक्टर्स से चेंजेस आते थे? तो क्या आप हाउ यूज्ड टू रिएक्ट टू देम? जब लिखने से पहले भी सब दिमाग में होता है कि ये कैरेक्टर के लिए ये इज द राइट पर्सन, ये हीरो ये इज द राइट पर्सन। इतना तो फिल्म देखने वालों को भी होता है, हम तो अगर लिखते थे इतना तो ये होता है कि इसके साथ साथ क्या है। बट इफ यू डोंट गेट इट दैट आइडियल स्टार कास्ट, उसमें फिर यह है कि कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, किसी और को लेना पड़ता है, और कई में तो बहुत अच्छा भी एक्टर आ जाता है। जावेद साहब, आपने तो आइकॉनिक सक्सेस देखी है, उसके बाद आपकी हाँ नहीं आप दोनों ने आइकॉनिक सक्सेस देखी है, उसके बाद आप दोनों की जनरेशन है सीन सुपरस्टारडम और स्टिल सीइंग सुपरस्टारडम। हाउ डू यू, आप रिएक्ट कैसे करते हैं खुद की सक्सेस एंड नाउ द सेकंड जनरेशन की सक्सेस? हाउ डू यू रिएक्ट टू इट? देखिए भाई, हम मेरे ख्याल से सलीम साहब अपने बच्चों पे, मैं अपने बच्चों पे, हम लोग बहुत प्राउड होंगे और खुश हैं। बच्चा नालायक निकल जाए तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है ज़िंदगी, माँ बाप की बहुत परेशानी में पड़ जाती है। तो इनके भी बच्चे बड़े होनहार और बहुत अच्छे हैं, और बड़ी जो हमारे देश में और हमारे समाज की जो परंपरा रही है, माँ बाप को जो आदर देना है, जिस तरह रहना है, जिस तरह बात सुनना, मतलब ये इस मामले में जो इनका सबसे बड़ा बेटा है वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टार है, और वो बाप के सामने आंख उठा के बात नहीं करता है आज। तो ये जो हमारी परंपरा है, ये जो हमारी तहजीब है, ये इन बच्चों ने हासिल की है और इनमें मौजूद है, बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत खुश हूँ जोया और फरहान से भी, और मुझे इस बात पे गर्व है कि इन्होंने कामयाबी बस काम करके हासिल नहीं की, अच्छा काम करके हासिल की। जैसा कि बताया सलीम साहब ने कि आज पिक्चरों में गालियाँ भी हो रही हैं और डबल मीनिंग डायलॉग भी है और वल्गैरिटी भी है, ये हमारी पिक्चरों में नहीं हुई। ये जो लड़के ने भी बनाई है, लड़की ने भी बनाई है, उन पिक्चरों में एक गहराई, एक सुथरापन है। तो ये संस्कार अगर उन्हें हमसे मिले हैं तो बड़ी अच्छी बात। बाकी है कि वो हमारे जैसे नहीं है, उनकी फिल्में हमारी फिल्मों जैसी नहीं है, वो अलग, वो हमारी गूंज नहीं है, वो अपने अंदर आवाज है। तो ये बहुत खुशी की बात। राजीव, त्यांनाही समजावं आणि तुम्हालाही कळेल म्हणून मी जरा हिंदीमध्ये बोलतो। या सलीम जावेद या जोड़ी ने आतापर्यंत मुझे लगता है 24 फिल्में की हैं एक साथ, और 24 फिल्मों में से 22 फिल्में ब्लॉकबस्टर है। मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में ऐसा कहीं रेशो होगा इस तरह का। जैसे जैसे हम लोग नाम लेते हैं, जब भी कभी बात आती है कि स्टोरीज फिल्म पे डायलॉग, ये जब भी आता है साथ में तो सलीम जावेद ही आते हैं, और कोई दिमाग में नाम ही नहीं आता। हाथी मेरे साथी से लेके, जंजीर से लेके, शोले से लेके, डॉन से लेके, त्रिशूल से लेके, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं। मैं आप दोनों को एक सवाल पूछ रहा हूं, जावेद साहब, सलीम साहब, आप मुझे बताइए, जंजीर जो आपकी फिल्म थी, उस वक्त आपने देवानंद साहब को पूछा था काम करने के लिए, फिर बाद में सभी को पूछा था, राजेश खन्ना जी को पूछा था वगैरह वगैरह। सोच लीजिए अगर देव साहब हाँ बोलते तो क्या होता? तो एक जंजीर अलग किस्म की फिल्म होती सबसे जी, और हमको शायद जरूरत पड़ती कि हमको खुद डायरेक्ट करना चाहिए। आप राइटिंग का काम जो है ये ठीक नहीं है। एक मैगजीन था सुपर, बंद हो गया, उसमें जो उसकी चीफ जर्नलिस्ट थी उनका नाम था पम्मी बख्शी। उन्हें एक आइडिया आया कि सलीम को अलग और जावेद को अलग डाउन मेमोरी लेन ले जाती, तो इनको जिस
आके ये गेस्ट हाउस में ठहरे थे, वहाँ ले जाके तस्वीर खींची, फिर ये माहिम में जहाँ बैठते थे जिस रेस्टोरेंट में वहाँ की तस्वीर खींची, फिर बड़ा बड़ा जो उनका पुराना घर था उसकी तस्वीर, और कहाँ कैसे रहते थे, कौन दोस्त, ये सब। फिर मुझे भी उन्होंने ले गई कार में, तो मैंने एक जगह खार में गाड़ी रुकवाई, मैंने कहा ये पोर्च देख रही हैं आप बंगले का, मैं इस पोर्च में बहुत सोया हूँ। मैं बाहर सोता था तो यहाँ जो मालिक थे उसके, उन्होंने मेरी सिगरेट की दुकान पे मुलाकात हो गई थी, ये 64-65 की बात। तो उन्होंने सोचा है कुछ पढ़ा लिखा लड़का है, तो कहले बेटा तुम इस पोर्च में सो जाया करो, बारिश वारिश आने वाली है, कोई अर्ज नहीं, तुम यहाँ सो जाए। तो मैं उस पोर्च में सोता हूँ। तो मैंने वो पोर्च भी दिखाया, उन्होंने मेरी फोटो भी ली, फिर आगे चली जा रही थी कहा, तो उन्होंने वही सवाल पूछा जो अभी राज जी ने पूछा कि वो अगर मगर एक बात की हमको भी दाद दीजिए, इसके पहले अमिताभ जी ने शायर का, डॉक्टर का, ऐसे कुछ लवर का, इस तरह का रोल किया था। इस तरह का तो कोई रोल किया ही नहीं था, इस तरह का तो कोई संबंध ही नहीं था उन्हें। लेकिन उनकी पिक्चर देख के, छोटी छोटी झलके देख के, छोटी सी झलक, ये एक्सप्रेशन कैसा दिया, ये शॉट कैसे दिया, उससे हम कन्विंस हुए कि यही आदमी कर सकता है। और हम कॉन्स्टेंटली प्रकाश जी को बोलते रहे कि आप इसी को लीजिए, इसी एक एक हीरो रिजेक्ट करता रहा और हम ये इंसिस्ट करते रहे, लेकिन आज वो दुनिया में नहीं प्रकाश जी। मैं रिकॉर्ड पे एक बात रखना चाहता हूँ, जिस स्क्रिप्ट को 2 स्टार रिजेक्ट कर दे हैं, एक एवरेज प्रोड्यूसर डायरेक्टर उस स्क्रिप्ट को उठा के बाहर फेंक देगा। अरे यार कोई स्टार काम करने को तैयार नहीं, तुम क्या लाए? ऐसा हमारा कोई नाम भी नहीं था रंजीत से पहले, पूरे स्टार ने रिजेक्ट कर दिया। प्रकाश मेहरा का वो पहला प्रोडक्शन था, मगर उसने स्क्रिप्ट को नहीं छोड़ा, बहुत बड़ी बात है, सॉफ्टवेयर। और हमारी रंजीत की कामयाबी में कितना बड़ा हाथ है प्रकाश मेहरा की इज्जत का, वरना वो हमसे कहता ले जाओ भैया, है तो कोई काम ही करने को तैयार नहीं। 2 हीरो रिफ्यूज कर दे, स्क्रिप्ट खराब लगने लगती है प्रोड्यूसर डायरेक्टर, ये उनका कन्विक्शन था, हेड सॉफ्टवेयर। इनकी एक दूसरी बड़ी फिल्म जो आज तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर थी, वो शोले। सर वो शोले में गब्बर सिंह की भूमिका डैनी करने वाले थे, अगर वो हाँ बोलते, उनके पास डेट्स होती, तो गब्बर सिंह इतना बड़ा होता क्या, या फिल्म सिर्फ नेपाल में चलती? नहीं, वो असल में उनको चॉइस थी कि वो धर्मात्मा जिसकी शूटिंग अफगानिस्तान में है जी, वो करे या शोले करे। तो उन्हें कुछ आउटडोर का ज्यादा शौक रहा होगा, तो वो अफगानिस्तान चले गए और उसकी शूटिंग की। उसके बाद से जो अफगानिस्तान का हुआ वो आपको पता है। लेकिन अगर वो करते तो गब्बर सिंह इतना बड़ा कैरेक्टर बन अभी जाता। मैं आपको गब्बर सिंह के बारे में एक बात बताऊं, ये गब्बर नाम कहां से आया? सलीम साहब के फादर बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर थे महाराष्ट्र में। सलीम साहब उनके किस्से मुझे सुनाते थे। तो एक गब्बर डाकू था वहां पर, और मशहूर डाकू था, तो उन्होंने इसका नाम भी मुझे सुनाया कि गब्बर ऐसा था वैसा था और कुत्ते पालता था वगैरह। तो जब हम लिख रहे थे तो मैंने कहा सलीम साहब वो आपने नाम जो बताया था वो बहुत अच्छा है, गब्बर, ये रख लेते हैं। कल हाँ भाई रख लो। अब सुनिए, तो ये उनका बताया हुआ था, मेरा सजेस्ट किया हुआ। अब इसका उल्टा देखो, 1963 में मैं गया था यूथ फेस्टिवल में, जहां मैंने इसको अमजद को स्टेज पे ऐ मेरे वतन के लोगों नाम के एक प्ले में देखा। मैंने कई दफा सलीम साहब से तारीफ की, जैन साहब का जो छोटा लड़का बड़ा अच्छा अच्छा, वो बात खत्म हो गई, भूल गया। ये ख्याल मुझे नहीं आया, ये सलीम साहब को आया कि उन्होंने कहा कि आप बड़ी तारीफ करते तो लड़के उसे बुलवाते ना, और ये इनके कहने पे और इनके बुलाने से आया। अब देखिए दोनों उल्टी बात है, नाम इन्होंने मुझे बताया था और मैंने सजेस्ट किया, और काम मैंने उसका बताया था वो इन्होंने सजेस्ट किया। तो दिस वॉज द रिलेशनशिप, दिस वॉज द रेफरेंस। एकतर पहिल्यांदा सर्वांना नमस्कार आणि दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा। हे 2 दिग्गज जे इथे बसले, माझं यांच्याशी कनेक्शन जरा वेगळ्या प्रकारचं आहे।
कमर्शियल सिनेमामध्ये मला जो ब्रेक मिळाला ॲज अन ॲक्टर तो सलीम साहेबांनी मला दिला नाम फिल्ममध्ये. आणि माझ्या कॅरेक्टरचं नाव जयसिंगराव कालेवार होतं आणि डायलॉग माझे हिंदी मराठी होते. तेव्हा मला ती एक संधी त्यावेळेला मिळाली. सलीम साहेबांबरोबर बसून त्यांनी मला विचारून मला डायलॉग लिहायला दिले त्याचे. तर ते एक. आणि नंतर मी 9 फिल्म ॲज अ डिरेक्टर ज्या केल्या तर सगळ्या फिल्म्स माझ्या जावेद साहेबांनी लिहिल्या. त्यामुळे वन ॲज अन ॲक्टर हॅज वर्कड अँड अदर ॲज अ डिरेक्टर. सलीम साहब, जावेद साहब, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि आज का जो अपना जनरेशन है, ये पूरा जनरेशन जब स्क्रिप्टिंग करता है, जब स्क्रीन प्ले लिखता है, तो हमेशा रेफरेंस पॉइंट आपकी फिल्मों का होता है. आपके जो ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं वो रेफरेंस पॉइंट होते हैं. अगर हम विलन का सोचते हैं तो विलन का इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए जैसे शोले में था, या ट्विस्ट एंड टर्न्स ऐसे होने चाहिए जो डॉन में थे. हमेशा ये रहता है रेफरेंस. सवाल मेरा ये है कि जब आप स्क्रीन प्ले लिख रहे थे तो आपके इंस्पिरेशंस कौन थे? हु वर योर इंस्पिरेशंस एज डायरेक्टर्स इन योर टाइम? ये जो हमारे जो था सोचने का तरीका था स्क्रिप्ट का, वो स्क्रीन प्ले से ही स्टार्ट होता था. बहुत से लोग स्टोरी लेके आते हैं कि मेरे पास ये स्टोरी है. स्टोरी तो हर आदमी के पास होती है, एवरीबडी हैज गॉट ए स्टोरी, बट उसके पास स्क्रीन प्ले नहीं होता. यू ऑलवेज टेल हिम कि स्क्रीन पे लेके आओ कि ये स्क्रीन प्ले कैसा होगा. नाउ एनीबडी हु डजंट सी इट हैपनिंग कैनॉट बी ए स्क्रीन प्ले राइटर. यू हैव टू सी इट हैपनिंग. दरवाज़ा खुला, एक कैरेक्टर अंदर आया, मकान खाली है, देखा, इधर खुला इधर खोला, एक आवाज़ आई, देखा कुर्सी के ऊपर एक बैठा हुआ आदमी सिगार पी रहा है. यू शुड सी इट एंड यू शुड सी के पिक्चर देखना चाहिए. इवन जब टाइम मैगजीन के अंदर जो आता था रिव्यूज आते थे, उसमें सिर्फ 2 आदमी के नाम आते थे, डायरेक्टर और स्क्रीन प्ले राइटर जी, और किसी का नाम नहीं आता. स्क्रीन प्ले की बहुत इंपॉर्टेंस है. अगर स्क्रीन प्ले बहुत स्ट्रांग है स्क्रीन प्ले. जब हमने देव साहब को ये कहानी सुनाई जंजीर की, तो उन्होंने कहा कि अगर किसी भी रीज़न से मैं ये फिल्म नहीं करूँ तो अगर आपसे डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ये कहेगा कि उनको कहानी करनी पसंद नहीं पसंद आई, मुझे कहानी बहुत पसंद आई है एंड यू हैव डन ए गुड जॉब एंड विश यू ऑल द बेस्ट, मगर मैं किसी वजह से अगर करता हूँ तो ये मैं आपको कह रहा हूँ ऑल द बेस्ट टू यू यंग पीपल. ये करके दोनों के गले में हाथ डाल के निकले बाहर. चलिए जावेद साहब. देखिए, अच्छी बात क्या है, अगर आप एक किसी आदमी से या एक किसी सोर्स से इंस्पायर्ड हैं, इम्प्रेस हैं, तो आप उसकी कॉपी हो जाते हैं जी. लेकिन अगर आप बहुत से लोगों से और बहुत से सोर्सेज से इम्प्रेस हैं और इन्फ्लुएंस हैं तो फिर आप ओरिजिनल हो जाते हैं. किस्सा क्या है कि अगर आप फिल्मों में पूछेंगे, जो हमारी पास की फिल्में हैं, जो सलीम साहब को भी और मुझे भी दोनों को बहुत पसंद थी, वो थी गंगा जमुना, वो थी मदर इंडिया, जो हमें बहुत पसंद थी, और पिक्चरों के अलावा भी ये पिक्चरें हमें ज़्यादा पसंद थी. लेकिन हमें मॉडर्न अमेरिकन नॉवेल भी पसंद थी. हमको जो क्लासिक्स हैं वो भी हमने पढ़ी थी और वो भी हम जानते थे. उसके अलावा एक बहुत बड़ा मूवमेंट था जो खत्म हो गया बाद में, या अभी भी कहीं है, सांस ले रहा है, जिसका नाम है प्रोग्रेसिव राइटर. बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स उसने हिंदुस्तान में पैदा किए, जिसका बुनियाद तो डाली थी मुंशी प्रेमचंद ने, लेकिन उसके बाद कृष्णचंद, इस्मत चुगताई और मिंटो, बड़े बड़े राइटर पैदा हुए. हमने इन्हें भी पढ़ा हुआ था. तो हमारे इन्फ्लुएंसर जो हैं वो एक नहीं है, बहुत सारे हैं. और कुछ हम खुद थे, कुछ हमारी अपनी पसंद नापसंद, अपनी पर्सनैलिटी भी थी. अल्टीमेटली तो आपका अपना एस्थेटिक्स है ना जो चूज करता है चीज़ों को कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है. तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि 2 लोगों को जिंदगी में कभी साथ काम नहीं करना चाहिए. एक जो बिल्कुल एक जैसे हैं तो 2 की क्या जरूरत है, एक काफी है. और एक जो बिल्कुल अलग है दूसरे से, वो साथ में कैसे काम करेंगे. तो कुछ कॉमन होना, जो बहुत स्ट्रांग वैल्यूज है, कॉमन होनी चाहिए, और कुछ अलग अलग एक्सपोजर हो दोनों का, तो वो अपना खजाना लेके आएगा, ये अपना खजाना लाएगा. और जो बीच में है वो दोनों का है. दोनों की वैल्यू सिस्टम एक है. दोनों किस चीज़ को गंदा और घटिया समझते हैं, दोनों किस चीज़ को अच्छा समझते हैं, किस चीज़ को
बदसूरत समझते हैं, किसे खूबसूरत समझते हैं। जब तक ये कॉमन नहीं होगा आप साथ काम नहीं कर सकते। तो यही खुशकिस्मती से हमारा ये कॉम्बिनेशन ऐसा परफेक्ट था कि बहुत कुछ हमारा कॉमन था, जहाँ तक मॉरल वैल्यूज, जहाँ तक स्टैटिक वैल्यूज हैं कॉमन, लेकिन हमारे एक्सपोजर अलग अलग तरह के थे। मैं एक बात कई बार कह चुका हूँ, अच्छी बात है आज सलीम साहब बैठे, मैं इनके सामने कहता हूँ, मैं तो स्क्रीन प्ले नहीं जानता था, मैं जबान जानता हूँ, मैं लैंग्वेज जानता हूँ और बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मैं डायलॉग समझता हूँ, कौन कैरेक्टर क्या बोल सकता है, मुझे धेरे का स्क्रीन प्ले नहीं मालूम। ये मेरे गुरु, इन्होंने मुझे सिखाया। और जो भी थोड़ा बहुत मैं स्क्रीन प्ले के बारे में जानता हूँ, इट इज ओनली थैंक्स टू हिम। सलीम साहब, जावेद साहब, मैं थोड़ा आखिरी सवाल पूछता हूँ, और ये आखिरी है। आखिरी सवाल का मतलब आज के फंक्शन का। सर एक छोटी सी बात मैं बता दीजिए प्लीज। हमारे बहुत बड़े दोस्त हैं, अपना ये जो जर्नलिस्ट हैं सरदेसाई, राजदीप, हाँ जी, राजीव सरदेसाई, तो वो भी इंग्लिश के बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं। तो उन्होंने सोचा कि भैया मैं हिंदी में भी थोड़ी अपनी जगह बनाऊं। तो उन्होंने तय किया कि वो हिंदी चैनल पे भी एक इंटरव्यू हिंदी में किया करें। अब उनकी हिंदी जरा मतलब थोड़ी 19 है, तो मेरी किस्मत के पहला मैं मिला। तो उन्होंने कूद फांद के सवाल कर लिए किसी तरह से, तो मैंने जवाब भी दिया। एंड में उन्होंने बहुत अच्छी बात कही जिससे मुझे याद आई। कहले जावेद साहब, आपको इतने अवार्ड मिले, इतनी ऑनर्स मिले, इतनी रिस्पेक्ट, इतना एडमिरेशन, सब कुछ मिला है, आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश है? तो मैंने कहा कि राजदीप, इस इंटरव्यू के बाद तुम मुझे फांसी दोगे या गोली मारोगे? जो आखिरी ख्वाहिश पूछ रहे हो। वो बेचारा ये कहना चाह रहा है अब आपका क्या एम्बिशन है। तो आप मेरी आखिरी ख्वाहिश तो नहीं पूछ रहे। मैं आज के फंक्शन का आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ। बस ठीक, जी जी बोलिए। सर, ये सवाल आप दोनों के लिए है। आप दोनों ने इतने साल एक साथ काम किया, आपकी जोड़ी जब नहीं रही उसके बाद इतने साल आप अलग अलग रहे। इतने सालों में आपने एक दूसरे को कभी मिस किया? मैं आपको ये एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि एक छोटी सी बात है कि जब आदमी का पाँव कट जाता है, खुदा खासा किसी भी वजह से आदमी का पाँव कट जाता है, तो कई मरतबा उसका हाथ जाता है कि जैसे कि टखने के ऊपर खुजली चल रही है, और कई मरतबा उसका हाथ जाता है और पता लगता है कि हाथ नहीं है। तो ये हमेशा ये कहीं ना कहीं कमी रहे, ये हमेशा कहीं ना कहीं कमी होती है कि अगर वो होता तो ये होता, ये होता तो वही होता, ये होता तो ये होता। तो वो जैसे इतनी आदत पड़ जाती है कि ये है साइकोलॉजिकली है कि पाँव कट गया है और क्या खुजली चलती है एंकल में और उसका हाथ जाता है। तो दिस इज द फीलिंग व्हिच हैज ऑलवेज बीन देयर। मैं तो यही कहूँगा सर, वैसे जिंदगी तो चलती रहती है, लेकिन हमेशा क्या हो, इतने बरसों बाद भी जब कोई फैसले की घड़ी आती है कि भाई डिसीजन लेना है, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, ये मानूं कि वो मानूं, ये इनकार कर दूं, ये मान जाऊं, वगैरह, जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि सलीम साहब क्या राय देते हैं। वो अगर मैं उनसे पूछता तो वो क्या कहते हैं, और जो मेरी दिमाग में आता कि ये कहते वही करता हूँ। फोटो एक सगळ्यांना एकत्र फोटोसाठी मी विनंती करतो की एकमेकांच्या जवळ यावं. या गप्पांचा कार्यक्रम अजून तासभर चालू शकेल मला माहिती आहे, परंतु आता हा कार्यक्रम मुलाखतीचा कार्यक्रम आपण इकडे संपवतो. आज या दीपोत्सवाचं उद्घाटन झालेलं आहे. पुढचे काही दिवस तुळशीच्या लग्नापर्यंत
ही रोषणाई तुम्हाला शिवाजी पार्क भागात रोज दिसेल. हा आसमंत जो जुळून निघालेला आहे त्याचा तुम्ही अनुभव घ्याल. मी पुन्हा एकदा सलीम साहब आणि जावेद साहब यांचे मी मनापासून आभार मानतो. बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों आए. ये मुझे बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि ये हो नहीं सकता था, लेकिन आप दोनों ने एक सेकंड का वक्त नहीं लिया और मेरे लिए आपने आपका जो प्यार है उसके खातिर आप यहाँ पे आए. बहुत बहुत शुक्रिया. माननीय राजसाहेब, तुमचे सगळ्यांचे तुमचे सगळ्यांचे आभार आणि ही रोषणाई तुम्ही सगळेजण एन्जॉय करा. आणि आता शुभ दीपावली. आणि आता शब्दांची आणि वाक्यांची आतषबाजी तुम्ही अनुभवलीत. आणि आता अनुभवूया फटाक्यांची आतषबाजी, कारण आपली दिवाळी साजरी होण्याचा तो जो एक वेगळा आनंद आहे. मी विनंती करतो आता फटाक्यांची आतषबाजी सुरू होईल, त्याचाही तुम्ही आनंद घ्यावात. आणि हा कार्यक्रम संपल्याचं मी इथे जाहीर करतो. धन्यवाद.